विद्यार्थियों, इस क्लास में हम अध्ययन करेंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध का। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध हिंदी साहित्य में खड़ी बोली हिंदी में अपना योगदान देने वाले सबसे पहले कवि माने जाते हैं। इनका लिखा प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य माना जाता है। अयोध्या सिंह उपाध्याय ने खड़ी बोली हिंदी के विकास के लिए प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, चुपते चौपदे, चोखे चौपदे अनेक संग्रहों की रचना की और खड़ी बोली हिंदी में अपना हर प्रकार, हर तरह से, हर संभव योगदान दिया। इनका लिखा प्रिय प्रवास, जिसे खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य होने का गौरव भी प्राप्त है और यह माना जाता है कि वास्तविक अर्थों में इन्हीं के प्रयासों से, इन्हीं के काव्य से प्रेरणा पाकर दूसरे साहित्यकार, दूसरे कवि भी इस कार्य में रत हुए कि वे खड़ी बोली हिंदी को साहित्य की भाषा, कविता की भाषा बनाएं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की पाठ्यक्रम में संकलित कविताओं के अनुसार, उसके आधार पे, उनके संपूर्ण काव्य के आधार पे जो इनके काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं, उन प्रमुख विशेषताओं में सबसे पहली इनकी विशेषता है वर्ण्य विषय। वर्ण्य विषय इनके काव्य में हम देखते हैं कि वर्ण्य विषय की विविधता दिखाई देती है। विविध प्रकार का काव्य इन्होंने रचा है, जिसमें भक्ति से संबंधित काव्य इनका मिलता है, नीति से संबंधित काव्य की रचना भी इन्होंने की है, प्रकृति चित्रण भी इनका बड़ा ही सुंदर और हृदयहारी है, दर्शन, समाज सुधारक आदि रूप इनके मिलते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन भी इन्होंने किया है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध न केवल एक प्रसिद्ध कवि, बल्कि आलोचक, साहित्यकार, इतिहासकार, दार्शनिक सभी रूपों में विख्यात रहे हैं। इनके चुपते चौपदे, चोखे चौपदे, लोकोक्ति और मुहावरों से संबंधित सरस रचनाएं हैं। प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास भी इनकी श्रेष्ठ काव्य रचनाएं हैं। तो विविध प्रकार का काव्य, विविध प्रकार की काव्य रचनाएं इन्होंने की है। वर्ण्य विषय की विविधता इनके काव्य में हमें दिखाई देती है। दूसरी इनकी विशेषता है रस व्यंजना। रस व्यंजना विविध रसों की अभिव्यंजना उपाध्याय जी के काव्य में देखने को मिलती है। प्रिय प्रवास का मुख्य रस है वह वात्सल्य रस है। कृष्ण के वियोग में यशोदा रोती है और अपने पति से कहती है कि वह प्राणों से प्यारा मेरा कमल की जैसी आंखों वाला प्रिय पुत्र कहाँ है, जिसके लिए मैंने पंथ निहारा है, और उसके वियोग में वह रोती रहती है। दूसरी तरफ काव्य की नायिका राधिका का विप्रलंब श्रृंगार का भी सुंदर चित्रण कवि ने किया है। श्रृंगार, वात्सल्य, श्रृंगार के दोनों रूप, भक्ति इत्यादि प्रमुख रसों का आस्वाद हमें इनके काव्य में मिलता है। अगली इनकी विशेषता है प्रकृति चित्रण। प्रकृति चित्रण अयोध्या सिंह उपाध्याय के काव्य में प्रकृति
का चित्रण आलंबन और उद्दीपन, संवेदनात्मक, मानवीकरण सभी रूपों में दिखाई देता है। प्रकृति का आलंबन रूप में भी चित्रण इनके काव्य में है। जब कृष्ण अपने माता पिता के साथ है, राधिका के साथ हैं, तब उनका वह चित्रण आलंबन रूप का चित्रण है। और उनके जाने के बाद हर तरह से प्रकृति पूरे गोकुल को रुलाने वाली लगती है। प्रकृति के सब उपादान जैसे कठोर हो गए हैं। किसी को भी गोकुल निवासियों पर, माता यशोदा पर, नंद बाबा पर, राधिका पर, गोप ग्वालों पर किसी भी उपादान को दया नहीं आती है। वह निर्दयी हो गए हैं और जैसे सारे के सारे उन्हीं पर प्रहार करने के लिए ही बने हैं। सृष्टि ने उनकी रचना शायद उन्हीं के लिए की है, ऐसा वो अनुभव भी करते हैं। प्रकृति है वह उनके विरह को और ज्यादा उद्दीप्त करने वाली, उसे बढ़ाने वाली लगती है। प्रकृति का इतना सुंदर चित्रण कवि ने किया है कि गोकुल निवासियों के दुख को देख करके रात भी रोने लगती है। रोती हुई रात का चित्रण कवि ने इतना सुंदर किया है कि पाठक है उसका हृदय भी द्रवित हो जाता है। अगली विशेषता है चरित्र अंकन। कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय ने अपने काव्य में विविध चरित्र अंकन किए हैं। प्रिय प्रवास में उन्होंने राधा और कृष्ण का चरित्र अंकन किया है। राधा और कृष्ण इस महाकाव्य के प्रमुख पात्र हैं और इसी में नंद बाबा, यशोदा, उद्धव और दूसरे लोगों का भी चरित्र चित्रण इसमें गहराई से किया गया है। इसी प्रकार वैदेही वनवास में वैदेही अर्थात सीता माता का भी सुंदर चरित्र चित्रण देखने को मिलता है। चरित्र चित्रण की दृष्टि से यदि उपाध्याय जी के काव्य का विश्लेषण करें तो उनका चरित्र चित्रण बड़ा उदात्त, सजीव और रोचक यथार्थ चित्रण दिखाई देता है। अगली इनकी काव्य की विशेषता है काव्य रूप। काव्य रूप, अनेक काव्य रूप इनके दिखाई देते हैं। जैसे प्रिय प्रवास महाकाव्य लिखा गया है, वैदेही वनवास खंड काव्य के रूप में लिखा गया है। इसके अतिरिक्त इन्होंने मुक्तकों की भी रचना की है। चुपते चौपदे, चौखे चौपदे, रस कलश इत्यादि भी इनके काव्य में अलग अलग प्रकार के काव्य हैं, जिसमें लोग चुपते चौपदे और चौखे चौपदे में लोकोक्ति और मुहावरों की शैली अपनाई गई है। लोकोक्ति और मुहावरों के रूप में ही सुंदर काव्य रचना की गई है। विविध प्रकार का काव्य रूप यहाँ देखने को मिलता है। भाषा शैली, भाषा शैली, भाषा शैली की बात की जाए तो इनकी भाषा खड़ी बोली हिंदी रही है। कुछ काव्य रचनाओं में इन्होंने ब्रज भाषा का भी प्रयोग किया है, लेकिन प्रमुखता उसमें खड़ी बोली हिंदी की ही रही है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य है। तो पहले महाकाव्य के रचयिता होने का गौरव हरिओत जी को प्राप्त है। भाषा इनकी सरल, सहज, प्रवाहमयी है। उसमें दुरूहता की भाव कहीं भी नहीं दिखाई देते हैं। छंदों की बात की जाए तो अधिकतर इन्होंने संस्कृत के छंदों का उपयोग किया है, जिसमें मालिनी, मंदाक्रांता, शिखरिणी, वंशस्थ, वसंत तिलका और द्रुत विलंबित इत्यादि छंदों का सुंदर प्रयोग हुआ है। भाषा और शैली दोनों ही प्रांजल है, दोनों ही सुंदर है। हालांकि खड़ी बोली हिंदी अपने प्रारंभिक रूप में थी, लेकिन भावों की उत्कृष्टता इनकी भाषा में दिखाई देती है।
अलंकारों में अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक इत्यादि कवि के प्रिय अलंकार हैं। तो विद्यार्थियों, ये तो थे इस क्लास के प्रथम कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। इस क्लास के हमारे दूसरे कवि जिनका अध्ययन हम अब करेंगे वो है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त भी खड़ी बोली हिंदी को बढ़ावा देने वाले, उसके विकास में योगदान देने वाले प्रमुख कवि माने जाते हैं। राष्ट्रीय कवि की उपाधि इन्हें मिली हुई है, राष्ट्रीय कवि होने का गौरव इन्हें प्राप्त है, क्योंकि राष्ट्रीयता से ओतप्रोत उत्कृष्ट काव्य की रचना इन्होंने की है। भारत भारती की रचना से तो उन्होंने हिंदी साहित्य जगत में एक तरह से एक नई क्रांति ला दी। पाठकों और आलोचकों के मन को बड़ा उद्वेलित कर दिया उन्होंने। राष्ट्रीयता की भावना को और ज़्यादा पुरजोर तरीके से बढ़ा दिया इन्होंने। मैथिली शरण गुप्त, जिसे एक महामना, एक भारतीय आत्मा इत्यादि उपाधियां भी मिली हुई हैं, तो इन्होंने न केवल हिंदी साहित्य के विकास बल्कि हिंदी खड़ी बोली के विकास में भी अतुल्य योगदान दिया है। काव्यगत बातें अगर की जाए, काव्यगत समीक्षा की जाए, काव्य की विशेषताओं की बात की जाए, तो गुप्त जी के काव्य में जो सबसे पहली विशेषता है वो है भारतीय सभ्यता और संस्कृति का गान। सभ्यता और संस्कृति का गान। भारतीय सभ्यता और संस्कृति का बड़े मुक्त कंठ से गान कवि ने किया है। भारत भारती की चर्चा हम अभी कर चुके हैं कि भारत भारती ने एक तरह से हिंदी साहित्य जगत और भारतीय पाठकों के मन में एक नई क्रांति ला दी, राष्ट्रीयता की भावनाओं से लोगों को भर दिया। और इसी तरह से उनके जो अन्य काव्य संग्रह आए, जिसमें पौराणिक विषयों को तो लिया गया, लेकिन एक नई शैली में उसे प्रस्तुत कर राष्ट्रीयता की भावना को जगाया गया, संस्कृति का गान किया गया, सभ्यता का गान किया गया। जो हमारे आध्यात्मिक मूल्य हैं, उन मूल्यों का गान कवि ने किया। एक सोई हुई जो भारतीय लोगों की आत्मा थी, उस आत्मा को जगाने का प्रयास किया गया। भारतीयों की सोई हुई आत्मा को जगाने के लिए ही इनको एक भारतीय आत्मा की उपाधि दी गई। संस्कृति का गान करने के लिए ही इनको राष्ट्रीय कवि की उपाधि से नवाजा गया। और ये वास्तव में राष्ट्रीय कवि थे, सही मायने में, सही अर्थों में राष्ट्रीय कवि कहे जा सकते हैं, क्योंकि जैसा सजीव सुंदर चित्रण भारतीय संस्कृति का इनके काव्य में मिलता है, वैसा दूसरे कवियों में दिखाई नहीं देता है। भारत भारती के बाद इनका जितना भी काव्य आया है, उसमें उन्होंने बड़ा सुंदर चित्रण भारत की गौरवशाली अतीत का किया है। भारत भारती में भी इसी तरह का चित्रण हमें दिखाई देता है। अगली इनकी विशेषता है राष्ट्रीय भावना। राष्ट्रीय भावना, चूंकि जिस समय गुप्त जी का लेखन काल था, उस समय भारत गुलाम था, और उस गुलामी में एक कवि का यह कर्म था, एक कवि का यह कर्तव्य था कि वह अपने कलम के माध्यम से देशवासियों में उत्साह लाए, उसमें जोश लाए और उसके सोए हुए स्वाभिमान को जगाने का कार्य करे, उनमें राष्ट्रीयता की भावना को भरे वह। और इस काम को करने का बीड़ा उठाया मैथिली शरण गुप्त ने। कवि मैथिली शरण गुप्त ने भारत भारती, जयद्रथ वध, यशोधरा और दूसरे अपने काव्यों के माध्यम से
जिसमें कुछ छोटी कविताएं कैदी और कोकिला भी शामिल है। इन सब के माध्यम से उन्होंने भारतीयों को जगाने का प्रयास किया, उनमें राष्ट्रीयता की भावना को भरने की कोशिश की और वो राष्ट्रीयता की भावना इनके काव्य में भी हमें दिखाई देती है। तो राष्ट्रीयता की भावना भरने का जो काम किया, राष्ट्रीयता की भावना भरने की जो कोशिश इन्होंने की, वो कोशिश इनके काव्य के माध्यम से जन जन तक पहुंची, लोगों में राष्ट्रीयता का भाव आया और जिसका परिणाम कि अंततः 1947 को देश को स्वतंत्रता मिली। तो इसी कोशिश का वह परिणाम था जो भारतीय लेखकों ने, भारतीय कवियों ने जो किया। उनमें से एक मैथिली शरण गुप्त भी थे कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को समझा, अपने कर्तव्य को समझा और राष्ट्रीय भावबोध से ओतप्रोत अनेक कविताओं का प्रणयन इन्होंने किया। अगली इनके काव्य की विशेषता है भक्ति भावना। भक्ति भावना। मैथिली शरण गुप्त एक आदर्श परंपरावादी भारतीय हिंदू व्यक्ति है। तो उनमें भक्ति भावना होना स्वाभाविक है। ईश्वर के प्रति आस्था प्रकट करना, उनकी भक्ति करना और राम कृष्ण और जितने भी ईश्वर के रूप हैं उन सब के प्रति इनके काव्य में भक्ति भावना को हम देखते हैं और उस भक्ति का आदर्श रूप इनके काव्य में भी दिखाई देता है, जिसमें आस्था है, जिसमें ईश्वर का गुणगान किया गया है, जिसमें ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए, उनका सानिध्य प्राप्त करने के लिए उनसे गुहार लगाई गई है और मनुष्य रूप में जन्म देने के लिए उनका गुणगान भी किया गया है। भक्ति भावना भी हम इनके काव्य में देखते हैं कि भक्ति भावना का उत्कृष्ट रूप हमें दिखाई देता है। मैथिली शरण गुप्त राम भक्त, इनके राम भक्त कवि दिखाई देते हैं। राम भक्ति को इन्होंने एक नया रूप प्रदान किया है। अगला इनके काव्य की विशेषता है सामाजिक दृष्टिकोण। सामाजिक दृष्टिकोण। समाज के प्रति भी इनका दृष्टिकोण सकारात्मक रहा है। समाज के प्रति वह समाज में जैसा चाहते हैं वैसे समाज की कल्पना करते हैं। उसमें कुरीतियों, बुराइयों, असामाजिक तत्वों को वह शामिल नहीं करते, वह उनसे समाज को दूर रखना चाहते हैं। समाज में आई हुई बुराइयों के प्रति इनके मन में एक घोर निराशा का भाव आता है, उससे ये बड़े क्षुब्ध हो जाते हैं और उसके प्रति फिर अपनी लेखनी को बड़े वेग से, बड़े पैनेपन से चलाने की कोशिश करते हैं। तो सामाजिकता के प्रति इनके मन में सामाजिक दृष्टिकोण है। संपूर्ण समाज को साथ लेने की भावना इनके मन में है। इस प्रकार से देखा जाए तो जिस समाज में ये थे, जिस समाज में ये रह रहे थे, उस समय की आवश्यकता परिस्थितियों के अनुसार इनका जो लेखन कार्य है वह उत्कृष्ट है। समाज में परिवर्तन का इनका लेखन रहा है। जैसा कि ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं पहले भी कि इनकी काव्य के अंदर राष्ट्रीयता की भावना है, क्योंकि वह उस समय की आवश्यकता थी। राष्ट्रीयता की भावना का होना कवि का कर्तव्य था, कवि का एक कर्म था कि राष्ट्रीयता की भावना वह देशवासियों में जगाए। और इसी तरह से एक सामाजिक बदलाव की आवश्यकता थी। उस समय समाज में कुछ परिवर्तनों की आवश्यकता थी। जिस समाज में धार्मिक छुआछूत हो, जातिगत भेदभाव हो, वर्ग व्यवस्था हो, वर्ण व्यवस्था हो, ऊंच नीच हो, उस समाज में कवि की जिम्मेदारियां बढ़ जाती है और उन जिम्मेदारियों को अनुभव किया मैथिली शरण गुप्त ने और उन जिम्मेदारियों को अनुभव करते हुए बखूबी उन जिम्मेदारियों को पूरा भी किया। अगली इनकी विशेषता है विविध भाव गरिमा।
विविध भाव गरिमा। मैथिलीशरण गुप्त के काव्य में भावों की विविधता दिखाई देती है। सभी प्रकार के भाव इनके काव्य में नजर आते हैं, सभी प्रकार के भाव इनके काव्य में दिखाई देते हैं। स्त्री के पुरुष के प्रति, स्त्री और पुरुष दोनों के, राष्ट्र के प्रति, नारी के प्रति समाज का जो भाव है, प्रेम का भाव है, कोमलता का भाव है, उत्कृष्टता का भाव है, कर्तव्य के प्रति भावनाएं हैं, समाज के प्रति भाव है, वो सभी प्रकार के भाव, भावनाएं, विचार इनके काव्य में दिखाई देते हैं। आस्था है, भक्ति है, परोपकार है, सद्भावना है, सभी प्रकार के भाव इनके काव्य में दिखाई देते हैं और ये सारे प्रकार के भाव मिलकर ही शायद इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि देते हैं। अगली इनकी विशेषता है काव्य की समन्वयवादिता। समन्वयवादिता, कवि के काव्य में हमें समन्वयवादिता दिखाई देती है। समन्वय, जिस तरह से एक तुलसी का समन्वय था, उसी तरह से कवि मैथिलीशरण गुप्त का भी समन्वय दिखाई देता है, जिसमें अतीत और वर्तमान का समय समन्वय है। अतीत के गौरव का गान उन्होंने वर्तमान में किया है और उसे वर्तमान से जोड़कर देखा है। वो केवल ये नहीं कहते कि अतीत में हमारे पूर्वज ऐसे थे, बल्कि वो ये भी चाहते हैं कि आज हम कैसे उस गौरव को प्राप्त करें, कैसे उस विश्व गुरु की उपाधि तक पहुँचे, कैसे देश को फिर से सोने की चिड़िया बनाएं, कैसे वो ज्ञान फिर से देश के लोगों तक पहुँचे, कैसे ये सारा कुछ संभव हो। वो समन्वयवादिता की भावना भी इनके काव्य में दिखाई देती है। तो समन्वय की एक भावना इनके काव्य में है, वह एक अपनी इनकी अलग विशेषता है जो इनको अन्य कवियों से अलग खड़ा करती है, अलग लोगों की, अलग कवियों की, अलग लेखकों की श्रेणी में इनको ला देती है। इनके काव्य की अगली विशेषता है नारी सम्मान की भावना। नारी सम्मान की भावना मैथिलीशरण गुप्त के काव्य की विशेषता रही है। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध आंखों में पानी। इस तरह की पंक्तियां लिखकर कवि ने नारी को सम्मान दिया है। नारी का सुंदर चित्रण इनके काव्य में दिखाई देता है, उसका सम्मान दिखाई देता है। वह नारी जो भारतीय समाज में देवी स्वरूपा मानी जाती है, शक्ति स्वरूपा मानी जाती है, सम्मान स्वरूपा मानी जाती है, और जो आज उपेक्षित है, प्रताड़ित है और जिसे सम्मान की, मान की बहुत अधिक आवश्यकता है, उस नारी का चित्रण बड़े ही सम्मान के साथ इनके काव्य में हुआ है। उर्मिला का चरित्र चित्रण करने के लिए कवि गुप्त ने साकेत की रचना की और उर्मिला के उदात्त चरित्र का चित्रण इन्होंने किया। उसे वह सम्मान दिया जो तुलसीदास अपने काव्य में नहीं दे पाई। इसी प्रकार यशोधरा में गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा के विरह का सुंदर सजीव चित्रण किया गया है। नारी हृदय का सुंदर सजीव चित्रण, मनोवैज्ञानिक चित्रण कवि ने किया है। वैदेही वनवास में माता सीता के मन का चित्रण, उनकी भावनाओं का चित्रण बड़ा सुंदर हुआ है। तो इस प्रकार नारी का सम्मान करते हुए उनके चरित्र का चित्रण, सुंदर, उदात्त, विस्तृत चित्रण कवि ने अपने काव्य में किया है, अपने काव्य में उनको स्थान दिया है। और यहाँ हम ये देखते हैं कि केवल उन कुछ पात्रों के चरित्र चित्रण के लिए उन्होंने इन बड़े बड़े काव्य ग्रंथों का प्रणयन किया, उनकी रचना की, चाहे वह वैदेही वनवास हो, चाहे वह यशोधरा हो और चाहे वह साकेत हो। तो उर्मिला, यशोधरा और सीता, इन तीनों के चरित्र को चित्रण करने के लिए और वर्तमान समय में भी जो नारी की जो स्थिति थी उस पर भी उन्होंने आक्षेप किया है, उसकी भी उन्होंने भर्त्सना की है, बुराई की है
और उन्हें एक सम्मानजनक स्थान दिलाने का भरसक प्रयास अपने काव्य के द्वारा किया है। अगली इनकी काव्य की विशेषता है प्रकृति चित्रण। प्रकृति चित्रण। प्रकृति चित्रण सभी कवियों ने अपने अपने तरीके से किया है। प्रकृति के हर रूप का, हर रंग का चित्रण अलग अलग कवियों ने अपनी अपनी शैली में किया है और इसी प्रकृति चित्रण की परंपरा का निर्वाह मैथिलीशरण गुप्त ने भी अपने काव्य में किया है। मैथिलीशरण गुप्त का प्रकृति चित्रण भी अपने आप में अनूठा है, सुंदर है, भावानुरूप और प्रसंगानुकूल उन्होंने वैसा चित्रण किया है। श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों ही कालों में उन्होंने प्रकृति के आलंबन और उद्दीपन इन दोनों रूपों का चित्रण सहज और हृदयहारी ढंग से किया है। तो विद्यार्थियों, आज इस क्लास में हमने अध्ययन किया अयोध्या सिंह उपाध्याय और मैथिलीशरण गुप्त का। अगली क्लास में हम अध्ययन करेंगे जयशंकर प्रसाद, उनकी रचनाएं और उनके कला की विशेषताओं के बारे में, उनकी काव्य कला के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।